आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यह है क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट थर्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखेंगे केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये देखते हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो कॉम्बिनेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन होना। जब दो चीज़ें आपस में जुड़ के एक हो जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन या कॉम्बिन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कुछ इसी तरह की है। जब दो या दो से अधिक या एक से अधिक जब कंपोनेंट्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्शंस कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की हम डिफिनीशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन होता है कि when two or more reactants combine and form a new substance that called chemical reaction, but when form a single product that's called combination reaction। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी रिएक्शंस की बात करेंगे तो जब कोई भी न्यू कंपोनेंट, कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट अगर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? यहाँ पर देखेंगे अ जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन गिवन हियर। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है अ ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। तो ये आपका बीच में एरो है, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर? व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन and form a single substance, form a single product is called combination reaction। यानी जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हो तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लेते हैं हमने लिया H2O, तो H2O बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? H2 प्लस O2, और ये जब फॉर्म होता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है H2O। तो यहां पर दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल्स यहां पर देखते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर, यानी जब मैग्नीशियम को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, तो एयर मतलब होता है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मैग्नीशियम एक आपका रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा अगर एग्जांपल लें तो यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं व्हेन कार्बन इज बर्न्ड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। यदि कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड न्यू प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पर अपने पास एक रिएक्टेंट कार्बन है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक
रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोज मतलब होता है टूटना। कोई भी चीज है अगर वो डिकम्पोज हो रहा है मतलब वो टूट रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है, कोई भी कंपाउंड एक से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए या एक्सप्लेन कीजिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, और डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज होता है और एक से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सी बात समझ में आई। एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है और एक से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस इन टू compounds or elements are known as decomposition reaction. A decomposition reaction is just opposite of combination reaction. मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो यहां पर देखेंगे ए बी आपका एक सिंगल रिएक्टेंट है, डिकम्पोज हो रहा है ए और बी दो अलग अलग कंपाउंड्स या दो अलग अलग एलिमेंट्स में। तो चूंकि यहाँ पर डिकम्पोजन हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, एक से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आपको याद होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, वहां पर हमने ए और बी इन दोनों को रिएक्टेंट साइड में लिया था और प्रोडक्ट आपका ए बी फॉर्म हुआ था। तो अब यहाँ पर देख के आप बताइए क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं क्या? बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। क्लियर? अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अगर हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तो सबसे पहला एग्जांपल हम यहां ले रहे हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई भी चीज डिकम्पोज होती है तो वो अपने आप नहीं होती है जब तक उसमें कोई भी एडिशनल एनर्जी अप्लाई नहीं होती। मान ली तो कोई भी सामग्री आपकी यहां पर रखी हुई है तो वो तब तक रखी रहेगी जब तक उसमें कोई एडिशनल चीजें ऐड ना हो, कोई एडिशनल एनर्जी, कोई एडिशनल फोर्स अप्लाई ना हो तब तक। तो कंपलसरी है कि किसी भी डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के लिए एडिशनल एनर्जी की जरूरत होती है, वो चाहे हीट के रूप में हो, चाहे फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो, चाहे लाइट के रूप में हो, सनलाइट के रूप में हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली रिएक्शन हम एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हीट के रूप में यानी थर्मल एनर्जी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल हमारे पास कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम एनर्जी कर देते हैं, हीट करते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी एक सिंगल रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो यहां पर व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड एक सिंगल कंपाउंड है, हीटेड यानी यहां पर हम हीट एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, इट्स डिकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। ये दो कंपाउंड जो है प्रोडक्ट के रूप में निकाल रहा है, एक आपका फेरिक ऑक्साइड और दूसरा वाटर। तो पहला आपका ये फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, जब ये रिएक्शन करता है यानी हम इसको हीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो हमने हीट की जगह डेल्टा का निशान बनाया है, तो हमेशा जहां भी ये चिन्ह आपको बनना दिखाई दे, या तो कभी कभी ये रिएक्शन के ऊपर होता है, रिएक्शन के पहले होता है, कहीं पर भी दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि वहां पर हीट एनर्जी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहां पर जब हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 एंड साथ में H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर भी एक सिंगल रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर?
ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने बताया कि जब भी हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोई भी होती है तो उसमें एडिशनल एनर्जी इंक्लूड होती है। मैंने बताया कि एडिशनल एनर्जी 3 रूपों में हो सकती है, या तो फिर वो हीट के रूप में हो सकती है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो सकती है, या फिर आपके लाइट के रूप में हो सकती है, जिसे हम सनलाइट कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हीट यदि अप्लाई हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हो रही है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सनलाइट अप्लाई हो रही हो तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यदि हीट एनर्जी अप्लाई करने पर ऑन द हीटिंग डिकम्पोज हो रहा है तो उसका मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल है, यानी जहां हीट अप्लाई हो रही हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमने यहां पर लिया है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसको हमने हीट किया है। यहाँ पर हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नए प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहे हैं, एक आपका लेड ऑक्साइड PbO, साथ में NO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही। तो चूंकि एक से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर हीट अप्लाई हो रही है इसलिए इसे हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर हीट को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो राइट, एरो बनाया, एरो के ऊपर हीट लिख दिया तो भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या फिर एरो बनाया और एरो के ऊपर डेल्टा का निशान बना दिया तो भी इसे हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया, इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब मैंने बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के रूप में इंक्लूड होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी are known as electrolytic decomposition reaction. This is also known as electrolysis. तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस पूछा जाए या इलेक्ट्रोलिटिक पूछा जाए, दोनों एक ही चीज है। मैंने बताया था कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब बाई इलेक्ट्रिसिटी पासिंग, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें एनर्जी के रूप में अप्लाई की जाती है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स के अगर रूप में लेते हैं तो यहाँ पर एग्जांपल्स है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में डिकम्पोज हो जाती है। बहुत आसान होता है, आपको क्या लेना है, सीधे आपको लेना है H2O वाटर और उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देनी है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो वह H2 यानी हाइड्रोजन गैस और O2 यानी ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी अप्लाई होती है इसलिए इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को आपको यूज बैटरी के रूप में करना है। कोई भी आपके पास बैटरी है, 9 वोल्ट बैटरी है, बड़ी बैटरी है, या फिर आपके पास स्टेबलाइजर है, जो भी है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। आपको सिंपल सा एक पानी का बर्तन लेना है, पानी का बर्तन प्लास्टिक का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, और इसके बाद उसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, क्योंकि अगर शुद्ध पानी होता है तो शुद्ध पानी जो होता है प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसमें थोड़ा सा कुछ भी, वह एसिड मिला लो, बेस मिला लो, या फिर कोई भी साल्ट मिला लो, तो हमारे पास अवेलेबल होता है NaCl साल्ट को थोड़ा सा मिला देंगे। इसके बाद दोनों वायर ले जाके पानी में डिप कर देंगे तो आप देखेंगे दोनों तरफ से बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और वो बबल्स होंगे एक तरफ हाइड्रोजन गैस के और दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस के। तो जिधर बहुत ज़्यादा बबल्स निकल रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, और जहां पर कम बबल्स निकल रहे हैं वो ऑक्सीजन गैस के हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के कम एटम होते हैं आपके H2O मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये एक्सपेरिमेंट भी आप घर में कर सकते हैं, बट थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
फोटोलिटिक या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको फोटोलिटिक बोला जाए, फोटोलिसिस बोला जाए, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाए, तीनों का मतलब एक है। और तीनों का मतलब एक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी के रूप में सनलाइट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सनलाइट को इंक्लूड कर रहे हैं, और इसीलिए इसे बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर सनलाइट का एनर्जी के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में है व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपके पास है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब जैसे उसे हम सनलाइट में रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, Ag यानी सिल्वर में, जो कि ग्रे कलर का रहेगा, और Cl2 यानी क्लोरीन गैस जो कि उड़ जाएगी, बाहर हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर हम एनर्जी के रूप में सनलाइट इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। आइए देखते हैं थर्ड। फोटोग्राफिक जो पेपर होता है हैज अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। इट्स हैपन बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस वाइल सिल्वर इज ग्रे मेटल्स। यानी जो फोटोग्राफिक पेपर होते हैं, फोटोग्राफिक जो फोटो कैमरे में पहले यूज़ किए जाते थे, तो वहाँ पर हम सिल्वर क्लोराइड का ही यूज़ करते थे, जो सनलाइट की प्रेजेंस में, कहते हैं ना फोटो धुलवाना है या जो निगेटिव होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो यही प्रोसेस वहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा सा मतलब होता है किसी को हटा के उसके स्थान में बैठ जाना, किसी को हटा के उसके जगह पर बैठ जाना, किसी को भगा के उसके घर में कब्जा कर लेना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि मान लेते हैं दूसरा व्यक्ति है, उसको हमने भगा दिया उसके घर से और उसके घर में कब्जा कर लिया। अब अगर उसके घर में कब्जा करना है, आपको उसे भगाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उससे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। अगर आप ताकतवर हैं तो ही आप उसे मार के भगा सकते हैं, उसके घर में कब्जा कर सकते हैं। और अगर गलती से वो ताकतवर है तो क्या आप उसे भगा सकते हैं, क्या नहीं भगा सकते हैं। कब्जा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी वही होता है कि केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ध्यान देना, a more reactive element displaces less reactive element from a compound is known as displacement रिएक्शन। यानी कहीं पर भी कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के पास अगर कोई दूसरा हाई रिएक्टिव एलिमेंट आता है तो वो उससे रिएक्ट करता है, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह पर बैठ जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, a general displacement reaction can be represented by using chemical equation as follow: A plus BC equal to AC plus B। तो यहाँ पर A एक एलिमेंट है, AB एक कंपाउंड है, AC भी एक कंपाउंड है, B एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर A जो है वो हाई रिएक्टिव है। A क्या है, हाई रिएक्टिव है, किससे, B से। B से हाई रिएक्टिव है, तो A क्या करता है, A आ जाता है इसके पास, B को यहाँ से हटा देता है और C के बगल में बैठ जाता है। तो जब C के बगल में A बैठ जाता है तो कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाता है, AC, और चूंकि B को हटा के भगा देता है तो B आपका अलग हो जाता है। तो इस तरह से B यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि A हाई रिएक्टिव है इसलिए। अगर A हाई रिएक्टिव नहीं होता तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी नहीं होती। क्लियर, ओके। आइए देखते हैं एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन A is more reactive than B. If B is more reactive than A, then A will not displace C from BC and reaction will not be taking place. यहाँ पर सबसे अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट्स गिव हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। अब जिंक यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है, ZnCl2 + H2। तो यहाँ पर जिंक क्या होता है, यह हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
जब अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो वहाँ पर हम अच्छे से समझा पाएंगे आपको कि कैसे हम पता करेंगे कौन सा हाई रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो वहाँ पर एक रिएक्टिव सीरीज है, अगर अभी भी आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप उस चैप्टर में ओपन कीजिए तो आपको एक रिएक्टिव सीरीज बनी होगी। उस रिएक्टिव सीरीज में आप देखेंगे तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो चूंकि जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए जिंक आता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन की जगह खुद आ जाता है और जिंक क्लोराइड बना देता है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिंक हाई रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। क्लियर? ओके, दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट फ्रॉम जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। जिंक की रिएक्शन अब हम करवा रहे हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर कॉपर भी जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को हटाकर उसके स्थान पर आ जाएगा, तो फॉर्म होगा आपका Z10SO4 यानी जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर डिस्प्लेस होके बाहर निकल जाता है। क्लियर? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया कि किसी को हमने ताकत लगा के भगा दिया, हमारे पास ताकत ज़्यादा है, हमने उसको भगा दिया और उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि हम भी ताकतवर हैं, वो भी ताकतवर है, हम चाह कर भी उसे नहीं भगा सकते हैं, वो चाह कर भी हमें नहीं भगा सकता है। लेकिन हम दोनों ये कर सकते हैं कि तू मेरे घर में आ जा, मैं तेरे घर में चला जाता हूँ, तो दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई मैं उठ के उसके घर चला गया, वो उठ के मेरे घर आ गया, बस इतना सा परिवर्तन होता है। तो जब एक उठ के दूसरे घर चला जाता है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब जब दोनों अपने अपने घर छोड़ के दूसरों के घर में आ जाते हैं तो दो चूंकि यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी दो कंपाउंड, जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स हमेशा एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में दो चीजें हैं। दो चीजें हमेशा अगर हैं तो उसमें एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उसे बोलते हैं आयंस। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर मैं समझाने के लिए लेता हूँ AB + CD AC + BD न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर चेंजेस क्या हो रहा है कि मान लेते हैं AB आपका एक कंपाउंड है, तो AB में आपका A यदि पॉजिटिव है तो B नेगेटिव है, और C यदि पॉजिटिव है, C अगर नेगेटिव है तो D पॉजिटिव है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि A क्या करता है, आता है C को हटा देता है, नहीं D को हटा देता है और उसके स्थान पर खुद बैठ जाता है, और C जो है उठकर किसके पास आ जाता है, B के पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपस में क्या कर देते हैं, आपस में एलिमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A अगर C के साथ आ जाएगा तो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा AC, और अगर B D के साथ चला जाएगा तो नया कंपाउंड फॉर्म होगा BD। तो चूंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अदला बदली कर रहे हैं, आयन या एलिमेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? ओके, चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में यहाँ ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हेन द सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड आपका एक कंपोनेंट्स का रिएक्ट विद द सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट आपका दूसरा सोल्यूशन हो गया। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, यानी बेरियम सल्फेट एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और साथ में अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसी होती है, यहाँ पर हमने लिख दिया है BaCl2 एक्वस सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, रिएक्ट कर रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ। रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो है आपका बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के रूप में, और साथ में NaOCl जो एक्वस सोल्यूशन के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर बेरियम और क्लोरीन है, यहाँ पर सोडियम और सल्फेट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेरियम ने क्लोरीन का साथ छोड़ा और आ गया किसके साथ, सल्फेट के साथ, और सोडियम ने सल्फेट का साथ छोड़ा और आ गया क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर बेरियम जो होता है पॉजिटिव होता है, सल्फेट नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, और सोडियम किसके साथ चला है, क्लोरीन के साथ। सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो बन जाता है NaCl। तो बेरियम सल्फेट बन जाता है, जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में आता है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस सेटल डाउन हो जाता है किसी भी लिक्विड में, तो सेटल डाउन होने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, और उस प्रोडक्ट को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन।
प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को अगर हम बात करें तो नॉर्मल तौर पे जब प्रेसिपिटेट किसी भी रिएक्शन में फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड अ बेस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। दूसरा एग्जांपल है आपका NaOH जो कि बेसिक सोल्यूशन होता है, HCl जो कि एसिडिक सोल्यूशन होता है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं तो सोडियम पॉजिटिव होता है तो ये इसको छोड़ के आ जाता है क्लोरीन नेगेटिव के साथ, और हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है तो उसके साथ आ जाता है। तो नए प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं NaCl जो कि एक्वस सोल्यूशन होता है, और H2O ये होता है आपका न्यूट्रल सोल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दो चीज़ें हैं कि जो हम बात कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, या जब भी एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं तो वहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती ही है। क्लियर? Note, double displacement reaction in which precipitate is formed is also known as precipitation reaction. Neutralization reaction is also example of double displacement reaction. ठीक है, यानी कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यदि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती हैं उसे भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। क्लियर? ये दोनों पॉइंट। आगे हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब सीधा सा है कि रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय अ मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स इन कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। यानी दो एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट्स हैं, यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए और उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए तो इसका मतलब वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिया है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, और साथ में NaCl सोडियम क्लोराइड। दोनों साल्ट हैं, दोनों साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर Ag क्या होता है, वो आ जाता है Cl के साथ तो AgCl बना देता है, और Na जो है NO3 के साथ आ जाता है तो सोडियम नाइट्रेट बना देता है। तो नए जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो AgCl सिल्वर नाइट्रेट जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और ये सिंबल होता है आपका प्रेसिपिटेट का। ध्यान रखना, अगर किसी भी कंपाउंड के सामने अगर ऐसा सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट है, और अगर आपका ऊपर की तरफ ऐसा एरो बना है तो इसका मतलब वो गैस है और वहाँ पर गैस रिलीज हो रही है। और दूसरा जो कंपाउंड बन रहा है NaNO3 जो कि एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहेगा। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बताया कि जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद न्यूट्रल प्रोडक्ट देते हैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर पहला जो प्रोडक्ट है वो आपका बेसिक सोल्यूशन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिडिक सोल्यूशन है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है NaCl जो कि न्यूट्रल सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड, और साथ में H2O जो कि न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो Na सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो Na क्लोरीन के साथ आके NaCl सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल फॉर्म करता है। OH जो होता है नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के साथ आ जाता है। तो इस तरह से आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और दोनों न्यूट्रल होते हैं, और इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट होती हैं। ऑक्सीडेशन में यदि ऑक्सीजन प्लस होता है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन माइनस होता है। ऑक्सीडेशन में यदि हाइड्रोजन माइनस होता है तो रिडक्शन में हाइड्रोजन प्लस होता है ना। तो देखते हैं कैसे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो है वो कंपाउंड से रिलीज हो रहा हो या रिमूव हो रहा हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा हो और मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो एलिमेंट और कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन
ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड, यानी वो कंपाउंड, वह एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम रिडक्शन की। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जस्ट अपोजिट मैंने बताया था कि रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यदि कहीं पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या मेटालिक एलिमेंट ऐड हो रहा हो, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल रहा हो या फिर नॉन मेटालिक एलिमेंट निकल रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है। द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड, यानी जो रिडक्शन के अंतर्गत जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में अवेलेबल होती हैं, यानी जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर रिडक्शन भी होता ही है। अभी 10th क्लास में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन भी अलग पढ़ सकते हैं, रिडक्शन भी अलग पढ़ सकते हैं, पर भविष्य में यदि 11th और 12th की केमिस्ट्री में हम जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन नहीं है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ नहीं हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा उसमें रिडक्शन भी होगा, ये तय है। और जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई भी रिएक्शन दे देगी, आपसे पूछ लेगा कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन का किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, यानी कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता है, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन लेता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन लेता है ऑक्सीडाइजिंग के लिए उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन की रिमूव हो रहा है, इसका मतलब फिर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या जो एलिमेंट कंपाउंड ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है ऑक्सीडेशन के लिए उसे भी हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, यानी कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है उसे बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के लिए कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिमूव करता है इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही हो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। यहाँ पर ध्यान से रिएक्शन देखेंगे, ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर और प्लस H2O फॉर्म हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कॉपर अकेला है कॉपर के साथ, ठीक है, लेकिन कॉपर जब इधर जाता है प्रोडक्ट साइड में तो कॉपर जो होता है वो अकेला हो जाता है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन है। दूसरा, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू कॉपर एंड ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड,
यानी कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और कॉपर अकेला बच रहा है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, रिड्यूस होगा। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो वो होगा आपका कॉपर। क्यों? कॉपर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। क्लियर? ओके। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन इज चेंजिंग टू H2O, यानी हाइड्रोजन H2O के रूप में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, तभी आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के दो लास्ट के रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में दो चीजें हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर हम थर्मिक की बात करते हैं, थर्मिक मतलब होता है हीट। अभी हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो थर्मल मतलब होता है हीट। तो मतलब यहाँ पर हीट से रिलेशन है। लेकिन अगर हम बात करें दो जो प्रीफिक्स जुड़े हुए हैं, एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना और इंडो मतलब अंदर आना। तो जब हीट बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक, जब हीट अंदर आती है तो एंडोथर्मिक। बेसिक चीजें आप समझना। यानी शाब्दिक अगर इनका मतलब देखें तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलना और एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर आना। ठीक है, तो आप देख लेते हैं डिटेल में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? तो एक्सोथर्मिक कहते हैं कि रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, यहाँ जहाँ पर एनर्जी निकलती है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई एनर्जी वहीं से निकलेगी ना जहाँ पर प्रोड्यूस होगी। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, यानी ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, वो एक्सोथर्मिक होती हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, H2O के रूप में और एनर्जी के रूप में डिकम्पोज होता है। तो चूंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है इसलिए इसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन क्विक लाइम CO इज एडेड टू वाटर, क्विक लाइम मतलब होता है बिना भुजा हुआ चूना, जिसे हम बोलते हैं केमिकली भाषा में कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर उसमें ऐड किया जाता है, तो वहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन होती है CaO + H2O, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं चूने का पानी यानी लाइम वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो चूँकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है इसलिए इसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं लास्ट में एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है, एनर्जी अंदर ली जाती है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड, यानी जहाँ पर हीट एनर्जी ऑब्जर्व होती है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने हीट अप्लाई किया था। तो हीट अप्लाई किया था तो थर्मल डिकम्पोजिशन किया था। तो चूंकि यहाँ पर हीट अप्लाई हो रही है, हीट ऑब्जर्व हो रही है, उसके बाद रिएक्शन हो रही है, तो चूंकि यहाँ पर हीट ऑब्जर्व हो रही है इसलिए इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गई आपकी सभी प्रकार के रिएक्शंस जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। सबको हमने डिटेल में समझा। अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी पोर्शन में समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।